दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के सबसे जरूरी फीचर्स में से एक है आपकी रूम रेंट कैटेगरी या आपकी रूम रेंट लिमिट। एक हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट कैटेगरी क्या होती है, एक हॉस्पिटल कितने तरह के रूम्स आपको इलाज के दौरान ऑफर करता है और रूम रेंट कैटेगरी का आपके टोटल जो क्लेम अमाउंट है उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, और आपके लिए यानी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेस्ट रूम रेंट कैटेगरी कौन सी होती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि आज का वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो रूम रेंट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, और चाहे बात हो पॉलिसी खरीदने की या क्लेम लेने की, दोनों ही जगह आपका डिसीजन तो स्मार्ट होने ही वाला है। तो देरी किस बात की, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक रूम रेंट कैटेगरी को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जब भी कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो इलाज के दौरान वो किस रूम की कैटेगरी में स्टे करेंगे वो उन्हें हॉस्पिटल की रूम की कैटेगरीज में से चूज करना होगा। मान लो मैं ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाता हूं तो हॉस्पिटल वाले मुझसे कहेंगे, सर हमारे पास ये रूम की कैटेगरीज हैं और इनमें ये सारी फैसिलिटीज हैं, आपको कौन सी कैटेगरी का रूम लेना है। तो उसमें से एक रूम मुझे चूज करना होगा। उसके बाद अगर ये क्लेम मैंने किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत लिया है तो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी मेरे को एक अप्रूव्ड कैटेगरी बताई गई होगी या अप्रूव्ड अमाउंट बताया होगा जितने रुपए तक का खर्चा मैं अपने रूम रेंट के अगेंस्ट कर सकता हूं। तो जितने मेरी अप्रूव्ड कैटेगरी होगी उसके हिसाब से मेरा क्लेम, मेरे रूम रेंट का खर्चा अप्रूव किया जाएगा एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। रूम रेंट कैटेगरी को और डिटेल में जानने से पहले सबसे बुनियादी जानकारी समझते हैं कि एक हॉस्पिटल में कितने तरह के रूम्स हमें इलाज के दौरान ऑफर किए जाते हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है जनरल वार्ड का। जनरल वार्ड आपने सुना होगा। जनरल वार्ड में बहुत सारे बेड्स होंगे, एक साथ सारे पेशेंट स्टे करेंगे, वहीं पे उनके डॉक्टर्स की विजिट होंगी, यानी प्राइवेसी बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कि ट्रेन का जनरल डिब्बा होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, ऐसे ही जनरल वार्ड होता है। ये सस्ता है लेकिन इसके अंदर फैसिलिटीज ज्यादा नहीं होती है। दूसरी कैटेगरी आती है ट्विन शेयरिंग की। यहां पे जनरल वार्ड की बजाय सिर्फ दो ही पेशेंट एक रूम में रहेंगे, यानी दो पेशेंट एक रूम को शेयर करेंगे, वहीं पर उनका इलाज किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी आती है सिंगल प्राइवेट एसी रूम की। यहां पर दो पेशेंट की जगह एक रूम के अंदर सिंगल पेशेंट हो जाएगा और यहां पर एसी भी उस रूम में इंस्टॉल्ड होगा, यानी प्राइवेसी बढ़ जाएगी, अटेंडेंट और पेशेंट यहां पर स्टे कर सकते हैं। यहां पर बेसिक कैटेगरी है। इसके ऊपर आ जाती है जो वो है थोड़ी सी एक्सक्लूसिव यानी कि लग्जरी कैटेगरी, यानी कि सेमी डिलक्स या डिलक्स रूम। सेमी डिलक्स या डिलक्स रूम में रूम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जो अटेंडेंट की और पेशेंट की फैसिलिटीज हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। और फाइनली आता है स्वीट रूम। ये जैसे कि एक 5 स्टार होटल के अंदर रूम होता है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, तो वैसा ही ये हॉस्पिटल के अंदर स्वीट रूम होता है। इसका साइज काफी बाकी रूम की कैटेगरी से बड़ा होगा। अटेंडेंट के लिए भी अलग से रुकने के लिए रूम हो सकता है। पेशेंट के लिए काफी सारी फैसिलिटीज बढ़ जाती हैं, जैसे बार बार उन्हें फ्रूट्स ऑफर किए जाएं या और भी सारी एमिनिटीज जो फैसिलिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी। अब जैसा कि इनमें फैसिलिटीज हर कैटेगरी के साथ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इनके चार्जेस भी साथ साथ बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें ये कैटेगरी बहुत सोच समझकर चूज करनी है ताकि ये अलाइन करे हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। अब दोस्तों एक बार ये भी समझ लेते हैं कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कैसे पहचानना है, उसमें क्या लिखा होगा कि आपको कौन सी कैटेगरी का रूम मिल सकता है। इसके लिए टोटल 4 ऑप्शंस हैं जो आपकी पॉलिसी में मेंशन हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि कोई भी कैपिंग नहीं है एज पर एक्चुअल, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है। जब तक आपके सम इंश्योर्ड आपकी पॉलिसी में बचा हुआ है, यानी जब तक आपके पास बीमित राशि बची हुई है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम चूज कर सकते हैं। चाहे सिंगल प्राइवेट एसी रूम लीजिए, चाहे डिलक्स लीजिए, चाहे स्वीट लीजिए, किसी रूम रेंट कैटेगरी कोई कैपिंग नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपकी पॉलिसी के अंदर सम इंश्योर्ड बचा होना चाहिए। दूसरी जो कैटेगरी है, जिस तरह से आपकी पॉलिसी में लिखा हो सकता है आपके रूम रेंट की कौन सी कैटेगरी है, वो है एक स्पेसिफिक कैटेगरी मेंशन होगी। चाहे वो लिखा होगा कि आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं, या फिर लिखा होगा ट्विन शेयरिंग रूम ही आपको लेना होगा, या फिर लिखा होगा कि आप डिलक्स या स्वीट तक भी ले सकते हैं। एक स्पेसिफिक कैटेगरी का नाम लिखा होगा, आपको उसी कैटेगरी का रूम लेना है और उसी के हिसाब से आपका क्लेम अप्रूव किया जाएगा। तीसरा जो टाइप है जिस तरह से ये आपके पॉलिसी में लिखा जा सकता है वो है कोपेमेंट। ये कोपेमेंट का मतलब क्या है कि कंपनी एक फिक्स्ड परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट बता देती है कि आपको रूम रेंट के तौर पर इतना खर्चा मिलेगा। मान लो मेरी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की और कंपनी ने कहा कि आपको रूम रेंट के तौर पर 1% ही हम क्लेम के तौर पे देंगे, यानी मैं रूम कोई भी ले सकता हूं, मैक्सिमम जो मुझे क्लेम मिलेगा, मैक्सिमम जो रूम रेंट के चार्जेस हैं वो 10,000 से एक्सीड नहीं करेंगे क्लेम के तौर पे। 10,000 से नीचे वाला कोई भी रूम रेंट की कैटेगरी में ले सकता हूं, यहां पे चार्जेस फिक्स हो
जाते हैं, रिलेट हो जाते हैं आपके सम इंश्योर्ड यानी आपकी बीमित राशि के साथ। और एक और तरह से आपकी पॉलिसी में जो रूम रेंट की कैटेगरी मेंशन हो सकती है वो ये कि नो कैपिंग एज ए एड ऑन, यानी जो आपकी बेस पॉलिसी है उसके अंदर तो कोई ना कोई कैपिंग है, चाहे वो एक रूम रेंट की कैटेगरी की हो या फिक्स परसेंटेज की हो, लेकिन आपने अलग से एक एड ऑन ले लिया है, एक्स्ट्रा पैसे आपने पे किए और आपकी रूम रेंट की कैटेगरी पर अब कोई भी लिमिट नहीं है, वो एज पर एक्चुअल्स यानी इसी वाली कैटेगरी में आ जाती है। यानी स्टैंडर्ड पॉलिसी में तो कैपिंग है, लेकिन एक एड ऑन आपने एक्स्ट्रा लेकर आप इसी वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अब दोस्तों आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से आपका रूम रेंट लिमिट और आपके हॉस्पिटल में जो रूम्स अवेलेबल है उनके हिसाब से आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी रहेगी, ये जानने से पहले एक बहुत जरूरी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जहां सबसे ज्यादा क्लेम रिजेक्शन या फिर क्लेम में डेविएशन आती है, यानी क्लेम अमाउंट से पैसा कट जाता है। मैं आपको यह बताऊंगा कि आपकी रूम रेंट की चॉइस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना क्लेम पे करेंगी। देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं मैं और श्याम, एक ही इलाज के लिए, सेम इलाज के लिए हम दोनों एडमिट हुए। हमने जाकर एक एक अपना रूम चूज किया। मैंने कौन सा रूम चूज किया? सिंगल प्राइवेट एसी रूम जिसका खर्चा है 5,000 रुपए। श्याम ने चूज किया है स्वीट रूम जिसका खर्चा 10,000 रुपए पर डे का है। अब टोटल जो बिल आता है पूरे ट्रीटमेंट के बाद, 3 दिन ट्रीटमेंट चली, टोटल बिल मेरा आया 1.5 लाख रुपए का और श्याम का आया 3 लाख रुपए का। अब यहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा कितना बिल अप्रूव किया? पूरा का पूरा बिल, यानी कि जो 1.5 लाख रुपए था वो। लेकिन श्याम का कितना बिल अप्रूव किया? 1.5 लाख रुपए का, लेकिन टोटल बिल उसका कितना था? 3 लाख रुपए का। आधा बिल उनका रिजेक्ट हो गया। क्यों? अब मैं आपको इस पीछे की स्टोरी बताता हूं। जब श्याम हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए गए थे तो उनसे पूछा गया कि आपको कौन सी कैटेगरी का रूम चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या प्राइसेस हैं रूम्स के, एक बार मेरे को बता दीजिए। तो हॉस्पिटल ने बताया कि सिंगल प्राइवेट एसी के 5,000 रुपए हैं और जो स्वीट रूम है उसके 10,000 रुपए हैं। तो श्याम ने कैलकुलेशन की कि मेरा ट्रीटमेंट 3 दिन चलेगा, 5,000 रुपए का डिफरेंस है, तो टोटल 3 दिन के 15,000 रुपए हो गए। तो ये डिफरेंस तो मैं अपनी पॉकेट से बियर कर लूंगा और बाकी का क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करने ही वाली है। तो श्याम कहता है भाई मेरे को स्वीट रूम दो और वहां पर मेरा इलाज किया जाए। अब यहां पर क्या है, स्वीट रूम लेने के बाद टोटल बिल उनका बन गया 3 लाख रुपए, जबकि प्राइवेट एसी रूम के अंदर उनका बिल आता 1.5 लाख रुपए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी रूम रेंट की कैटेगरी बढ़ती है उसके साथ बाकी सारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जो एक टेस्ट का खर्चा सिंगल प्राइवेट एसी रूम में 500 रुपए का था, उसी टेस्ट का खर्चा एक स्वीट रूम में 1,000 रुपए है। जो डॉक्टर के विजिटिंग चार्जेस एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम में 1,000 रुपए थे, वही डॉक्टर के विजिटिंग चार्जेस एक स्वीट रूम में 1,500 रुपए हैं। और ऐसे ही हर इलाज में, नर्सिंग चार्जेस में, हर चीज में डिफरेंस आ जाता है क्योंकि आपने अपर रूम रेंट कैटेगरी चूज करी है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि जिस अनुपात में आपने अपनी रूम रेंट की कैटेगरी का खर्चा बढ़ाया है, अब यहां पे अनुपात क्या हुआ? 1:2 का। कैसे हुआ? सिंगल प्राइवेट एसी रूम था 5,000 रुपए का और इन्होंने लिया 10,000 रुपए का, यानी डबल हो गया। तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम क्लेम अमाउंट भी आपका इसी वजह से डबल हो गया, लेकिन हम आपको क्लेम कौन सा देंगे? इस रूम कैटेगरी के हिसाब से, जो कि बनता है 1.5 लाख रुपए। तो ऐसी गलती ना करें। जो आपकी रूम रेंट कैटेगरी आपकी पॉलिसी में मेंशन है उसी के हिसाब से आपको अपना रूम चूज करना चाहिए। तो खाली रूम रेंट के जो चार्जेस है ना, उन्हीं का अप्रूवल का डिफरेंस नहीं आएगा, जो ओवरऑल क्लेम है उसके ऊपर, पूरे क्लेम के ऊपर इस चीज का असर पड़ेगा। तो ये गलती आप ना करें। इसी तरह से अगर आपको एक हायर रूम रेंट कैटेगरी असाइन की गई है और आप नीचे वाली कैटेगरी का रूम लेते हैं तो भी डेली का कुछ कैश बेनिफिट आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, कंपनसेट करती है। वो कितना होगा ये अमाउंट भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा होगा, वो आपको वहां पर चेक करना है। अब दोस्तों आता है वीडियो का सबसे जरूरी सवाल कि हमें तो ये बता दो कि हमारे लिए बेस्ट रूम रेंट कैटेगरी कौन सी है जो हमें अपनी पॉलिसी में चूज करनी चाहिए, ताकि क्लेम के समय हमें कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। तो ये बारी बारी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला नंबर जो आता है वो है नो कैपिंग, यानी जब आपकी पॉलिसी के अंदर लिखा होगा कवर्ड एज पर एक्चुअल्स या रूम रेंट नो लिमिट नो कैपिंग, वो सबसे अच्छी रूम रेंट कैटेगरी होती है। रीजन क्या है? जब तक आपकी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड बचा हुआ है, आपको ये पूरा फ्रीडम है। आप चाहे स्वीट रूम लीजिए, चाहे आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम लीजिए, चाहे आप ट्विन शेयरिंग लीजिए, कोई भी उसमें बाउंडेशन नहीं है कि यहां पे जाकर आपको फिक्स कर दिया जाता है कि आपको यही चार्ज मिलेगा। सिर्फ आपकी पॉलिसी में पैसा होना चाहिए और आप किसी भी कैटेगरी का रूम चूज कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इलाज से ध्यान हटाकर अपनी रूम रेंट की कैटेगरी पर ज्यादा ध्यान दे दें, यानी उसमें ओवर स्पेंड ना करें। ऐसा ना हो कि आप इलाज से ज्यादा खर्चा अपने रूम के ऊपर कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर क्लेम्स में भी आपको अपनी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड की जरूरत पड़े। तो बिना वजह अपने रूम रेंट पर ज्यादा ओवर स्पेंडिंग करके ना करें।
दूसरी जो कैटेगरी आती है दोस्तों वो है स्पेसिफिक कैटेगरी, यानी अगर आपकी पॉलिसी में लिखा हो कि आपको ट्विन शेयरिंग या सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही मिलेगा, तो ये वाली कैटेगरी किसके लिए बेस्ट होती है। अगर देखिए आप एक मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हैं जो कि छोटे शहर या कस्बे होते हैं, तो आप ये वाली पॉलिसी भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका प्राइस इस वाली पॉलिसी से एक तो सस्ता बनेगा और दूसरी बात यहां पर आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम भी, छोटे शहरों की मैं बात कर रहा हूं, सिंगल प्राइवेट एसी रूम और ट्विन शेयरिंग रूम दोनों आपको अच्छी खासी मात्रा मिल जाते हैं, यानी वो खाली आपको मिल जाते हैं। क्योंकि मेट्रो सिटी में अगर आप जाएंगे तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम आपको खाली ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे ऑलरेडी ये रूम फुल हो जाते हैं, ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो आपको स्वीट या डिलक्स रूम ही लेना पड़ता है। लेकिन छोटे शहरों में ऐसी दिक्कत नहीं है। दूसरा जो मेजर कारण है छोटे शहरों में एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाली पॉलिसी लेने का, वो ये है कि यहां पर रूम्स की कैटेगरीज में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है। छोटे शहरों में वैसा ही रूम तो आपको स्वीट रूम दिखेगा और वैसा ही रूम आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम दिखेगा, सिर्फ बिलिंग का ही डिफरेंस होता है। तो आप ये वाली कैटेगरी भी छोटे शहरों के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है दोस्तों को पेमेंट की, यानी जिसमें आपकी एक सम इंश्योर्ड से एक फिक्स परसेंटेज बता दी जाती है कि आपको इतना ही खर्चा रूम रेंट के तौर पे मिलेगा। जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था कि 10 लाख सम इंश्योर्ड है, उसका 1% रूम रेंट मिलेगा तो 10,000 रुपए, अगर 20 लाख आपका सम इंश्योर्ड है और 1% रूम रेंट है तो 20,000 रुपए, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट तय हो जाती है। ये वाली पॉलिसी आपको तभी लेनी चाहिए जिसके अंदर ये वाली रूम रेंट लिमिट हो, ये आपको तब लेनी चाहिए जब आपका सम इंश्योर्ड बहुत ज्यादा हो। अगर मान लो आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए और उसका 1% आपको रूम रेंट मिलेगा, तो आप सोचो किसी अच्छे हॉस्पिटल में आपको इतने पैसे में रूम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो इस तरह की रूम रेंट कैटेगरी से आप अवॉइड करें। अगर आपका सम इंश्योर्ड काफी कम है, अगर आपका सम इंश्योर्ड है 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए और उसका 1% आपको रूम रेंट के तौर पे मिल रहा है, तो आप उसमें ये वाली कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि 15-20 हजार रुपए में आपको ठीक ठाक रूम मिल जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी, सबसे बेस्ट कैटेगरी कौन सी है? जिसमें कोई भी लिमिट ना हो, क्योंकि फ्रीडम किसे पसंद नहीं है, आजादी सबको पसंद है, वो आपकी रूम रेंट कैटेगरी में भी क्यों ना हो। अब दोस्तों आपने ये जान लिया है कि हॉस्पिटल्स में कितने तरह के रूम होते हैं, आपकी पॉलिसी में कितनी तरह से रूम रेंट कैटेगरी ऑफर की जाती है और आपके लिए बेस्ट रूम रेंट कैटेगरी कौन सी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी उनका जवाब देकर। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल के जरिए हमारी एक ही कोशिश है कि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा पाएं, आपके डिसीजंस को जितना स्मार्ट बना पाएं, आपकी अवेयरनेस को जितना बढ़ा पाएं, उतना ही ज्यादा हम अपने लक्ष्य के नजदीक अपने आप को पाते हैं। अगर आप भी हमारे इस मुहिम के साथ, हमारे इस विजन के साथ जुड़ना चाहते हैं और बनना चाहते हैं हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे यानी हरविंदर सिंह को अब दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।